Hello guys, how are you all? Assalamu alaikum. I want to tell you guys कि first sub stage के जो भी topics थे वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है? वो we finished them when we finished the trigeminal nerve. तो I hope जो trigeminal nerve की assignment तुम लोगों ने की है उससे कुछ सीखा है और जिन दो चार लोगों ने नहीं भेजी है वो please उसे सीख के समझ के then send it in, alright? So that was like the last thing जो हमने first sub stage का करना था. First sub stage is on Saturday. कुछ टॉपिक्स हमने साथ साथ रिवाइज किए हैं. अगर तुम लोगों ने मेरे साथ नहीं किए हैं जब मैंने कराए हैं एज असाइनमेंट्स, सो प्लीज स्टार्ट स्टडीइंग देम. दिस होल वीक शुड बी अबाउट फर्स्ट सब स्टेज, ठीक है? अब मैं जो टॉपिक शुरू करा रही हूँ वो सेकंड सब स्टेज. तो सेकंड सब स्टेज टॉपिक्स का मैं छोटी छोटी सी असाइनमेंट दिया करूंगी और मेजर पोर्शन ऑफ असाइनमेंट फर्स्ट सब स्टेज का हुआ करेगा. तो सेकंड सब स्टेज जो है today, that the first topic that I would start with would be the thyroid and the parathyroid glands. Second substage I think is going to be 4 or 5 days after the first substage, इसलिए lenient नहीं हो सकते. इसके assignments भी in time ही करनी है. That is, each day we'll have some assignments और every day those assignments will be submitted. उसके अंदर first substage भी include करूँगी ताकि उसकी revision हो important topics की और साथ साथ के. So the first topic that I'm going to start today is, or if we have time in the end, you guys can ask me questions or please पढ़ना शुरू कर दो first substage के लिए. This week should be dedicated to it. So the first topic today that we're going to study is the thyroid and the parathyroid glands. ठीक है? Thyroid glands कहाँ पे होते हैं? किसी को पता है? नेक में. नेक में होते हैं, एंटीरियर नेक में होते हैं, ठीक है? They're right there in your anterior neck. I want to have the chat open. All right. Yes. So who can tell me what this is? कार्टिलेज. थ्राइड कार्टिलेज. ये थायराइड कार्टिलेज है, ठीक है? ये थायराइड कार्टिलेज है. ये इसके ऊपर हायोइड बोन है और हायोइड बोन के बिल्कुल ऊपर यहाँ पे क्या होगा? हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है? मैंडिबल. मैंडिबल है. यहाँ पे फेस है, ठीक है? यहाँ पे फेस एंड हो रहा है और उसके नीचे हायोइड बोन है नेक में, फर्स्ट थिंग. उसके नीचे थायराइड कार्टिलेज है और इन दोनों के बीच में ये क्या है? एक मेम्ब्रेन ही है. इसको हम कहते हैं थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, ठीक है? इन दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन है, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन. और एपिग्लॉटिस याद है किस चीज का पार्ट होता था? लेरिंग्स का पार्ट होता था, ठीक है? एपिग्लॉटिस जो था वो लेरिंग्स का पार्ट था. सो दिस वाज योर थायराइड कार्टिलेज. और थायराइड कार्टिलेज के नीचे आपके पास नीचे क्या शुरू हो जाता है? एक क्रिकॉइड कार्टिलेज है. ये सारे लेरिंजियल स्केलेटल फ्रेमवर्क था. ऐसे ही था जब लेरिंग्स का स्केलेटल फ्रेमवर्क पढ़ते थे तो उसके अंदर थायराइड कार्टिलेज पढ़ते थे, क्रिकॉइड कार्टिलेज पढ़ते थे, पीछे की कार्टिलेजेस पढ़ते थे. तो उसके पीछे लेरिंग्स होता था, यानी इसके पीछे इस कैविटी, इसके पीछे जो अंदर कैविटी है वो सारा लेरिंग्स है. तो थायराइड ग्लैंड यहाँ पड़ा होता है, दिस एरिया, ठीक है? अगर यहाँ पड़ा हुआ है तो इसके पीछे कौन सा स्ट्रक्चर है? लेरिंग्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है? जो चीज है ना थायराइड ग्लैंड के लेरिंग्स, और लेरिंग्स के भी पीछे क्या होती है? फेरिंग्स. लेरिंग्स के पीछे फेरिंग्स और इसोफिगस होती है. फेरिंग्स नीचे आके इसोफिगस बन जाता है. तो इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के और पीछे इसोफिगस होता है. अब लेरिंग्स हार्ड स्ट्रक्चर होता था, इन सारी चीजों से बना हुआ था. और जो फेरिंग्स और इसोफिगस था वो सॉफ्ट मस्कुलर स्ट्रक्चर था. तो वो इस स्केलेटल फ्रेमवर्क के पीछे प्रोटेक्टेड होता है नेक के अंदर. ये आपकी नेक है, नेक में ये सब चल रहा है. अब नेक में ये जो स्केलेटल फ्रेमवर्क है उसके ऊपर यहाँ की एक ग्लैंड is your thyroid gland. क्या वो है लिमिटेशंस है? एक थायराइड ग्लैंड के पास ये लोब्स हैं. ये जो दो साइडों से नजर आते हैं ना, these are your lobes. The left lobe
एंड दी राइट लोब, ठीक है, ये वाला राइट लोब है और ये वाला लेफ्ट लोब। एनाटॉमी स्टडी करते हैं तो पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। पेशेंट है तो ये पेशेंट की लेफ्ट साइड है इवन दो दिस इज योर राइट साइड, एंड दिस इज द पेशेंट्स राइट लोब इवन दो इट इज ऑन योर लेफ्ट साइड। अब बीच में है थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब्स के बीच में, दैट इज योर isthmus। और कभी कभार यहाँ से एक लोब निकलता है जो ऊपर जा रहा होता है, व्हाट इज कॉल्ड पिरामिडल लोब। जो ऊपर को जा रहा होता है दैट इज योर पिरामिडल लोब। कोई बता सकता है अभी तक थायराइड ग्लैंड की वो पढ़ी है डेवलपमेंट डॉक्टर सोनिया के साथ? नो मैम। थायराइड ग्लैंड कहाँ से डेवलप होना स्टार्ट करता है? कौन सा फोरामेन होता है टंग के पीछे, छोटा सा फोरामेन सीकम? यस, तो फोरामेन सीकम जो हमने टंग में पढ़ा था, न्यू स्टूडेंट्स कैन सी इट लेटर, टंग के पोस्टीरियरली पढ़ा होता है, वहां से शुरू होता है और नेक में वहां से डिसेंड करता है, ठीक है, वहां से नीचे आता है, नीचे आता है, इवेंचुअली यहाँ आ जाता है और यहाँ से सारा रेमनेंट्स उसके हट जाते हैं। कभी कभार उसका कोई रेमनेंट रह जाए डिसेंडिंग वाला यहाँ पे नेक में, तो पिरामिडल लोब की सूरत में रहता है, ठीक है। Alright, the upper limit of the thyroid gland is the oblique ridge. This is your oblique ridge. जो thyroid cartilage की oblique ridge होती थी, this one. The upper limit is the oblique ridge. आपके पास oblique ridge होती थी, तो upper limit is the oblique ridge of the thyroid gland. Alright, the oblique ridge. And then the lower limit is the sixth tracheal ring और isthmus second to fourth में होता है। अब ये आपकी फर्स्ट ट्रेकियल रिंग है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ट्रेकियल रिंग तक आता है, और सेकेंड और फोर्थ के बीच में इसका isthmus होता है जब बीच की कनेक्शन है। तो पूरा थायराइड ग्लैंड यहाँ से लेके इस ऑब्लिक रिज से लेके यहाँ तक पड़ा हुआ होगा, ठीक है। आपके बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी रिलेशंस लिखी हुई हैं बीडी में कि थायराइड के ये लोब्स हैं और उसके आगे पीछे ऊपर नीचे अंदर बाहर यही है। तो उस रिलेशंस, यस रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज व्हाट एनाटॉमी इज अबाउट, बट इफ यू गेट कंफ्यूज्ड इन इट यू शुड वॉच वीडियोस, यू शुड सी द नेटर्स की एटलस और रिलेशंस को अपने लिए सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। जरूरी है बट सिंप्लीफाई देम। आई एम गोइंग टू कम टू देम इन द एंड इफ आई हैव टाइम बिकॉज दोज आर दिस इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट बिट फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। Even though it's important, वो इतनी complicated लिखी that you have to make it easy to remember for yourself. Let's just go to the blood supply for now. मैं पीछे वापस आऊँगी, ठीक है? So I'm coming to the arterial supply of the thyroid gland. इसका blood supply super important होता है और thyroid gland बहुत ज़्यादा richly vascular होता है, ठीक है? So when you come over here, arch of aorta, ठीक है? दो arteries हैं जो सप्लाई करती है थायराइड ग्लैंड को। वन जो सुपीरियर लोब को सप्लाई करती है इज योर सुपीरियर थायराइड आर्टरी, द सुपीरियर थायराइड आर्टरी, और जो इंफीरियर लोब को सप्लाई करती है दैट इज योर इंफीरियर पार्ट को इंफीरियर थायराइड आर्टरी। तो ये दो थायराइड आर्टरीज हैं जो थायराइड को सप्लाई करी होती है, एंड यू हैव टू नो सुपीरियर इंफीरियर थायराइड आर्टरी इज नॉट डिफिकल्ट। अगर आपसे कोई आर्टीरियल सप्लाई पूछ ले, आपने उसके बियॉन्ड लिखना होता है कि सुपीरियर थायराइड आर्टरी कहाँ से निकलती है और वो कहाँ से निकलती है, इंफीरियर थायराइड आर्टरी कहाँ से निकलती है और जिस जगह से निकलती है वो कहाँ से निकलती है। तो आपने पूरा, अगर आपसे कोई पूछे ब्लड सप्लाई ऑफ द थायराइड ग्लैंड, आपने पहले हेडिंग देनी आर्टीरियल सप्लाई और फिर उसके नीचे लिखना है सुपीरियर थायराइड आर्टरी और फिर लिखना है कि वो कहाँ से निकलती है, एक्सटर्नल कैरोटिड एक्सटर्नल कैरोटिड। सो सुपीरियर थायराइड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड, और एक्सटर्नल कैरोटिड किसकी ब्रांच है? कॉमन कैरोटिड। कॉमन कैरोटिड, ठीक है। और कॉमन कैरोटिड राइट साइड पे किसकी ब्रांच है? आर्च ऑफ एओर्टा, ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक, ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक की। और लेफ्ट साइड पे किसकी ब्रांच है? आर्च ऑफ एओर्टा, arch of aorta की है। So you see guys, let's start from here. When you are coming from here, यहाँ पे नीचे आपका हार्ट है, ठीक है। हार्ट का कौन सी साइड जो है वो आर्टीरियल सप्लाई पंप करता है? लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है। So if this was your heart over here, ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड से यूं करके निकल रहा है। अगर हार्ट बना हुआ है तो ये लेफ्ट साइड से आता है यूं करके,
ये आपका असेंडिंग एओर्टा होता है, ये आर्च बनता है और ये नीचे आके डिसेंडिंग एओर्टा होता है। इससे जाके सारा रेस्ट ऑफ द बॉडी को ब्लड सप्लाई मिलता है डिसेंडिंग एओर्टा से, और आर्च ऑफ एओर्टा से सारा ब्लड सप्लाई किसे मिलता है? हेड एंड नेक रीजन को। ठीक है, तो आपके इंटरेस्ट की बात यहाँ पे है, यहाँ से ये शुरू हुआ फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, दिस इज योर असेंडिंग एओर्टा जो असेंड करके आ रहा था। असेंडिंग एओर्टा ने टर्न लिया और क्या बनाया? आर्च आर्च ऑफ एओर्टा। आर्च ऑफ एओर्टा वापस नीचे डिसेंड करता है एज दी डिसेंडिंग एओर्टा। डिसेंडिंग एओर्टा। फिर डिसेंडिंग एओर्टा अपनी सारी ब्रांचेस भेजता है और वो पूरी बॉडी को, लोअर बॉडी को, सारी बॉडी को सप्लाई करता है। और जो आपके इंटरेस्ट की बात है, हेड एंड नेक को जो सप्लाई मिलना है वो सारा यहाँ से ऊपर मिलना है। सारा ब्लड सप्लाई जो ब्रेन का, हेड का, नेक का, फेस का, स्कैल्प का, ओरल कैविटी का, टंग का, आई का, everything is coming from these places only, from the right side, from the brachiocephalic trunk, from the left side, directly from the arch of aorta। ठीक है, अब ये बात हमने याद करी। So right side पे आपका brachiocephalic trunk होता है और उसके आगे से right common carotid और right subclavian निकलती है, बट लेफ्ट साइड पे डायरेक्टली लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट सबक्लेवियन निकल जाती है। सही है। अब जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड्स हैं, कॉमन कैरोटिड अपर बॉर्डर ऑफ द थायराइड ग्लैंड पे, ये अपर बॉर्डर ऑफ द थायराइड ग्लैंड कहते हैं, सॉरी अपर बॉर्डर ऑफ द थायराइड कार्टिलेज पे डिवाइड होती है। ठीक है, किस में डिवाइड हो रही है वो? एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड। एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड। तो एक्सटर्नल कैरोटिड कहाँ सप्लाई देती थी? सारे आपके स्कैल्प को, फेस को, नेक को, टंग को, जो आपका एक्सटर्नल सरफेस है। इंटरनल कैरोटिड एज द नेम सजेस्ट कहाँ जाएगी? क्रेनियल कैविटी में। क्रेनियल कैविटी में जाएगी। इट इज द इंटरनल कैरोटिड because it goes into the cranial cavity. So the first thing that we study, the first branch of the internal carotid is your superior thyroid artery. And then you have the inferior thyroid artery. Inferior thyroid artery निकलती है एक चीज से, which is called your thyrocervical trunk। ठीक है, thyrocervical trunk की 3 ब्रांचेस होती हैं, उनमें से एक ब्रांच inferior thyroid artery होती है जो कि inferior part of the lobes को जाती है। और thyrocervical trunk arises from the सबक्लेवियन, दोनों तरफ से सबक्लेवियन से निकलती है। थायरोसर्वाइकल ट्रंक दोनों तरफ से सबक्लेवियन से निकलती है, मगर राइट सबक्लेवियन कहाँ से निकलती है? और लेफ्ट सबक्लेवियन कहाँ से निकलती है? आर्च ऑफ एओर्टा। ठीक है, सो दैट इज इट, द सुपीरियर थायराइड आर्टरी, द इंफीरियर थायराइड आर्टरी, एंड समटाइम्स यू हैव अ थर्ड आर्टरी। व्हाट इज दैट? What is the third artery? So sometimes thyroidema artery. The thyroidema artery. Already. So the thyroidema artery जो यहाँ से आ रही होती है isthmus के नीचे से, less than 10% have it. Less than 10% of the people have it. Normally brachiocephalic trunk से निकलती है, कभी कभार arch of से निकल आती है, कभी कभार राइट कॉमन कैरोटिड से निकल आती है, कभी कभार सबक्लेवियन से निकल आती है, या इंटरनल थोरैसिक से निकल आती है। राइट साइड की इन सारी जगहों से निकलती है। ठीक है, राइट सबक्लेवियन या ब्रेकियोसेफेलिक या राइट कॉमन कैरोटिड या आर्च ऑफ एओर्टा। सो राइट साइडेड आर्टरी है जो कि इवेंचुअली ऊपर जाती है, और इन दी इस्थमस डिफरेंट साइड्स है, मगर देयर मोस्टली ऑल ऑन द राइट साइड एक्सेप्ट द आर्च ऑफ एओर्टा। Ascends on the anterior surface of the trachea. ये देखो, it ascends on the trachea and continues to the thyroid isthmus. The presence of the artery must be considered before tracheostomy. Tracheostomy पता चल गया अब क्या होता है? Yes. क्या होता है tracheostomy? वो बाइंडिंग कर देना। जब tracheostomy, when a person is unable to breathe from their nose या airway compromise हो जाता है, तो they pierce skin के उस stab करके यहाँ पे pierce करते हैं और यहाँ पे bag लगाते हैं। देखा है emergency में, they put the bag and then neck में bag को push, मतलब they're pressing the bag
एम्बुलेटरी बैग जो होता है, देखा है कभी किसी मूवी वगैरह में देखा है? नेक में ट्यूब लगा देते हैं और उसके साथ एक बैग लगाते हैं और उसे प्रेस करते हैं ताकि डायरेक्ट लंग्स को एयर सप्लाई यहाँ से मिल जाए अगर ऊपर से एयरवे कॉम्प्रोमाइज हो गया ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और समथिंग, ठीक है? तो ट्रेकियोस्टमी यहाँ पे होती है। सो व्हेन यू हैव टू डू द ट्रेकियोस्टमी यू हैव टू मेक श्योर कि ये आप इसको पियर्स करते हुए ना अंदर ट्रेकिया को होल करें। अगर आप इसको पियर्स करते हुए ट्रेकिया के अंदर जाएंगे तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ब्लीडिंग है। नाउ वी कम ऑन टू द वीनस ड्रेनेज, ठीक है? वीनस ड्रेनेज में क्या होता है? आपके पास जैसे सुपीरियर थायराइड आर्टरी थी उसके साथ है सुपीरियर थायराइड वेन, ठीक है? यू हैव द सुपीरियर थायराइड वेन और सुपीरियर थायराइड वेन किस में ड्रेन करती है आके? इंटरनल जुगुलर में, इंटरनल जैगुलर में, ठीक है? देन यू हैव द मिडिल थायराइड वेन, वो भी किस में ड्रेन करी है? इंटरनल जैगुलर jugular में। And then you have the inferior thyroid veins, ठीक है? तो inferior thyroid veins हैं वो कहाँ से आती हैं? ब्रेकियोसेफेलिक, Brachiocephalic। Unlike your arteries, brachiocephalic veins दोनों साइडों पे होती है, मगर brachiocephalic trunk कौन सी साइड में होती है? राइट साइड पे, राइट साइड, ठीक है? न्यू स्टूडेंट्स, तो द ब्रेकियोसेफेलिक से आपकी इंफीरियर थायराइड वेन्स गुजरती है। दैट इज फॉर द वीनस ड्रेनेज। द लिम्फ नोड्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, लिम्फ नोड्स, अगर आपसे lymphatic drainage पूछा जाए तो you can draw this diagram which shows that the superior part of the lobes drain into the prelaryngeal nodes and the inferior parts drain into the pretracheal nodes। और जो inferior parts हैं वो pretracheal में भी जाते हैं और paratracheal में भी जाते हैं, और pretracheal और paratracheal lower deep cervical lymph nodes में जाती है और प्रीलेरेंजियल जो है वो अपर डीप सर्वाइकल में जाती है। ये लिम्फ नोड्स की ड्रेनेज है, इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज ऑलवेज आस्क्ड फॉर द थायराइड ग्लैंड, हमेशा एमसीक्यू एससीक्यू वाइवा में पूछा जाता है कि थायराइड ग्लैंड के रिलेशंस में नर्व्स आती हैं दो, ठीक है? एक आपकी एक्सटर्नल लेरेंजियल होती है और एक आपकी जो यूं नीचे से करके आती है वो कौन सी होती है? लूप अराउंड करके इंफीरियर। हाँ, नर्व की बात कर रही हो। रिकरेंट लेरेंजियल होती है। अब क्या ये नर्व सप्लाई करती है थायराइड ग्लैंड को? नो, These nerves do not supply the thyroid gland। ये सिर्फ थायराइड ग्लैंड के बहुत पास आती हैं, तो कभी कभार थायराइड की सर्जरी करनी हो तो ये डैमेज हो सकती है, ये रिलेशंस में आती हैं, ठीक है? मगर these nerves are not supplying the thyroid gland। कुछ याद है हम ये nerves हमने किस टॉपिक के साथ पढ़ी थी, किसको सप्लाई करती थी? रिकरेंट लेरेंजियल, एक्सटर्नल लेरेंजियल, सुपीरियर लेरेंजियल, किसकी ब्रांचेस हैं? वेरी नाइस, लैरिंक्स के, बिल्कुल लैरिंक्स के मसल्स को, लैरिंक्स के स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करती थी। मगर ये किसकी ब्रांचेस है? कौन सी क्रेनियल आपकी? कौन सा क्रेनियल आपकी ब्रांच है? वेगस नर्व। वेगस नर्व, यस, they're branches of the vagus nerve, ठीक है? They're branches of the vagus। वेगस हमने पढ़ी थी और देखो कौन सी थी? यहाँ पे कैरोटिड शीथ होती है। कैरोटिड शीथ में क्या क्या होता है? कॉमन कैरोटिड, इंटरनल जैगुलर वेन और इंटरनल जैगुलर वेन, ठीक है? ये तो हो गई आपकी कॉमन कैरोटिड और ये हो गई आपकी वेगस, सॉरी ये हो गई इंटरनल जैगुलर, और ये देखो ये इसके ऊपर येलो सी जो हल्की सी डिसेंड कर रही है, दिस इज योर ब्रांच ऑफ द वेगस। यहाँ पे वेगस भी ट्रैवल करी है, दिस इज ऑल योर वेगस, और ये वेगस लूप अराउंड करके आ रही है यहाँ पे आर्च ऑफ एओर्टा के, और ऊपर जाके ये रिकरेंट लेरेंजियल दे रही है और यहाँ पे ये एक्सटर्नल लेरेंजियल आ रही है, ठीक है? So this is your contents of the carotid sheath as well. So ये वेगस आ रही है. This picture shows you very nicely the relationship of the external laryngeal branch of the vagus nerve with the which artery? कौन सी आर्टरी है? सुपीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है? सो वेगस को वो सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ दिखा रहे हैं. अब जब भी when you have to go in and you have to
सर्जिकली रिमूव द थायराइड। जब भी आपने सर्जिकली कोई चीज रिमूव करनी है या सर्जरी करनी होती है, यू लाइगेट द आर्टरीज। लाइगेशन ऑफ द आर्टरी मीन्स कि आर्टरी को आप वहां पे क्लैंप कर देंगे, क्लैंप लगा देंगे, ताकि आप यहाँ पे जब काट रहे हैं, कटिंग हो रही है, सर्जिकल कटिंग हो रही है, रिमूवल हो रहा है, तो ये आर्टरीज ब्लीड ना हो। इफ दे आर कट इन द प्रोसेस, तो ये तो बहुत ज्यादा ब्लीड कर जाएगी, ठीक है। द पेशेंट विल प्रोफ्यूजली ब्लीड एंड यू डोंट वांट द पेशेंट टू ब्लीड। सो ये जो आर्टरीज हैं, यू अवॉइड द आर्टरीज एंड यू लाइगेट देम, यानी आप ऊपर ही उसे लाइगेट कर देंगे तो उसका ब्लड आगे नहीं आएगा, ठीक है। And then it will not bleed so profusely. So now what they want you to see is that ये superior thyroid artery आ रही है और ये आपकी external laryngeal nerve आ रही है। ये कहाँ पे नजदीक है? यहाँ पे नजदीक है, away from the gland नजदीक है या near the gland नजदीक है? Near the gland. Near the ma'am. गौर से देखो, फिर से गौर से देखो। ये अवे फ्रॉम द ग्लैंड साइड है और ये नियर द ग्लैंड साइड है। तो यहाँ पे ये दोनों नजदीक है या यहाँ पे नजदीक है? यहाँ पे नजदीक है। नियर द अवे फ्रॉम द ग्लैंड नजदीक है, तो यहाँ पे आप इसे क्लैंप नहीं करेंगे। अगर आपने क्लैंप किया तो यू विल बी डैमेजिंग द एक्सटर्नल लारिंजियल नर्व। नर्व्स को आप क्लैंप नहीं करते। नर्व्स को अगर आपने ब्लॉक करना हो तो आप क्या करते हैं? नर्व्स को आपने ब्लॉक करना हो तो आप क्या करते हैं? इफ यू वांट कि बंदा एक जगह नर्व, आप उधर सर्जिकली कुछ करना चाह रहे हैं, आप एनेस्थीसिया देते हैं। ब्लॉकेट एनेस्थीसिया होता है, ठीक है। नर्व्स को आपने अपने उनका मुश्किल काम हटाना हो तो आपने उन्हें एनेस्थीसिया देना है एंड यू हैव टू मेक श्योर कि वो कटे ना। यू शुड नो देयर पाथवे, यू शुड नॉट डैमेज द नर्व। आप उसे काट नहीं सकते। और जो आपकी आर्टरीज हैं, अगर आपने उन्हें ब्लॉक करना हो तो आपने क्या करना है? लाइगेट करना है। उन्हें लाइगेट करना है ताकि उससे आगे वो अपना ब्लड सप्लाई ना दे सके, और जिस जगह पे आप ऑपरेट करना चाह रहे हैं वहां पे उसका ब्लड सप्लाई ना है। यहाँ पे लाइगेट कर दोगे तो यहाँ पे सारा ब्लड सप्लाई नहीं आएगा, तो आप इसे आराम से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। So that is for now. So when you want to ligate the superior thyroid artery, where will you ligate it? Will you ligate it away from the gland or near the gland, towards the gland? Near the gland. Ligate it here, near the gland, ताकि आपकी external laryngeal damage ना हो। ये इस तरह उल्टा भी बनता है, इसको यूं याद रख लेना। You'll ligate it here near the gland. ये green वाला gland है। Then you have the recurrent laryngeal nerve. ये recurrent laryngeal nerve वापस ऊपर आ रही है, ठीक है। recurrent laryngeal nerve loop around करके वापस आ रही है, और ये आपका thyrocervical trunk से कौन सी आर्टरी निकल रही है? Inferior thyroid artery. Inferior thyroid artery. Inferior thyroid artery यहाँ से निकल रही है, और ये कहाँ पे close together है? Are they close together away from the gland or near the gland? They're close together near the gland. So this artery you're not going to ligate over here. अगर आप ligate करेंगे, you have a chance of damaging it, damaging the nerve here. So you're going to ligate it away from the gland. You're going to ligate it somewhere over here. जहाँ पे ठीक हो गया? This was very important to form the concept. Then this thyroid gland and its blood supply, and this is the transverse section of the neck through the thyroid gland. C6 vertebrae पे उन्होंने transverse section लिए, and it is important to know कि क्या-क्या structures हैं जो thyroid के relation में आते हैं। वही जो मैं तुम लोगों को अभी बता रही थी कि थोड़ा सा तुम लोगों को उसका पता होना चाहिए। So the structures that come over here, this is your thyroid gland in the middle. Thyroid gland के surrounding में आपका होता है prevertebral fascia. I'm going to soon teach you the investing fascia and the deep cervical fascia. So you will know कि ये fascias क्या हैं और ये किस तरह surrounding दे रहे हैं। ये fascias जो है, these are connective tissue that holds the organs in space, ठीक है। तो prevertebral fascia वो है जिसने यहाँ पे यूँ thyroid के around जो है, थायराइड के अराउंड किया हुआ है पूरा इनसर्कल, और जो आगे नेक के सारे स्ट्रक्चर्स को कर रहा है, दैट इज योर
इन्वेस्टिंग फेशिया, ठीक है, थायराइड के पूरे अराउंड है, नेक के पूरे अराउंड, दैट इज योर इन्वेस्टिंग फेशिया। थायराइड के ग्लैंड के बिल्कुल एंटीरोलैटरली जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन जो रिलेशनशिप है, दैट इज विद टू ऑफ द इंफ्राथायरॉइड मसल्स व्हिच इज योर स्टर्नोहायोइड एंड स्टर्नोथायरॉइड। इसके पोस्टीरियरली या मीडियली, यू कैन से मीडियली और पोस्टीरियरली इज व्हाट इज दिस? ट्रैकिया, ट्रेकिया, और उसके पीछे larynx, इसोफेगस, और उसके पीछे बोन, वर्टेब्रा, ठीक है, वर्टेब्रल बोन, द स्पाइनल कॉर्ड। और इसके पोस्ट्रोलैटरली क्या पड़ा हुआ है? carotid sheath, कैरोटिड शीथ, ठीक है। एंटीरियरली, एंटीरोलैटरली ये सारे इंफ्राहायोइड एंड स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स पड़े हुए। इसके मीडियली या पोस्टीरियरली ये दोनों तीनों स्ट्रक्चर्स पड़े हुए, और पोस्ट्रोलैटरली कैरोटिड शीथ। दिस इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म दैट यू कैन नो। अच्छा, व्हाई डज द थायराइड मूव थ्रू स्वॉलोइंग? थायराइड जो है ना वो स्वॉलोइंग के अंदर मूव करता है। कभी देखा है अगर किसी को थायराइड स्वेलिंग हो जाए ना, द फर्स्ट वे टू डायग्नोज कि ये थायराइड स्वेलिंग इज दैट यू मेक देम स्वॉलो। आप पेशेंट को कहते हैं जरा स्वॉलो करके दिखाएं। व्हेन पेशेंट स्वॉलोज तो वो स्वेलिंग मूव करती है, which helps you identify कि ये थायराइड के ओरिजिन की है। अब थायराइड ग्लैंड जो है जब swallow करते हैं तो हार्ड बोन ऊपर मूव करती है, और वो प्री ट्रेकियल फेशिया को पुल अप करती है, ठीक है। प्री ट्रेकियल फेशिया जो ये है, जो इसके अराउंड है, इस प्री ट्रेकियल फेशिया को मूव अप करती है, और ये प्री ट्रेकियल फेशिया जो है pulls the pretracheal, जो this pulls the ligament of Berry and this pulls the thyroid। तो थायराइड के बीच में और प्रीट्रेकियल फेशिया के बीच में एक लिगामेंट होता है जिसे हम लिगामेंट ऑफ बेरी कहते हैं। तो जब आपका प्रीट्रेकियल फेशिया मूव होता है जो कि हार्ट के साथ अटैच्ड है, तो आपका लिगामेंट ऑफ बेरी मूव होता है। लिगामेंट ऑफ बेरी मूव होता है तो ऊपर थायराइड भी साथ मूव होता है, ठीक है। दिस इज योर लिगामेंट ऑफ बेरी। यूं करके ये प्रीट्रेकियल फेशिया की जो है वो लिगामेंट ऑफ बेरी निकलती है, और वो पीछे सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बेरी जाके क्रिकोइड कार्टिलेज जो इसके पीछे पड़ी हुई होती है थायराइड ग्लैंड के, उसके साथ इसे अटैच करता है लिगामेंट ऑफ बेरी, ठीक है। दो कैप्सूल्स होती हैं थायराइड की, एक ट्रू कैप्सूल होती है और एक फॉल्स कैप्सूल होती है। ट्रू कैप्सूल होती है जो कि कंडेंसेशन ऑफ द थायराइड की कनेक्टिव टिश्यू होती है। हिस्टोलॉजी में पढ़ोगे ट्रू फॉल्स कैप्सूल्स की बात है कि कंडेंसेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड की कनेक्टिव टिश्यू ही उसके अराउंड जो सराउंडिंग देती है। और फॉल्स क्या थी जो हमने अभी पढ़ी है कि प्री ट्रेकियल लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया। प्री ट्रेकियल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया मेक्स योर फॉल्स, और प्री ट्रेकियल लेयर से ही एक लिगामेंट थिक होके निकलता है जो पीछे सस्पेंड करता है क्रिकोइड के साथ, ठीक है। और वो जब वो पुल अप होता है एवरीथिंग, देन इट मूव्स अप विद द swallowing. The parathyroid gland. The parathyroid glands are small in size and are found on the posterior aspect of the thyroid gland. The posterior aspect of the thyroid gland पे दो superior and दो inferior parathyroid glands होते हैं. And you'll learn the importance of the parathyroid gland mostly in physiology and read up थोड़ा सा उसके लिए when you're studying anatomy, तो थोड़ा सा physiology से पढ़ लेना, but you'll be coming to that in physiology too. This is what I was showing, that posterior tongue के अंदर foramen cecum होती है, foramen cecum से descend करती है thyroid gland and eventually comes to its place. अगर यहाँ पे कोई भी remnant रह जाए तो इस एरिया में कहीं पे भी एक accessory thyroid gland हो सकता है। accessory का क्या मतलब होता है? एक्स्ट्रा। एक्सेसरी का मतलब होता है एक्स्ट्रा, और अबेरेंट का क्या मतलब होता है? अबेरेंट का क्या मतलब होता होगा? एक तो थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट होती है। These are the clinicals that I want you to read when you're studying the thyroid gland. Aberrant thyroid gland वो होता है जो कि abnormal thyroid gland होता है। Either it is not in the correct position or it is not properly formed. That is an aberrant or an abnormal thyroid gland. Accessory thyroid gland वो होता है कि ओरिजिनल पोजीशन में थायराइड ग्लैंड है और कहीं और पे इस पूरे पाथवे में छोटा सा और थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। यहाँ पे कोई और छोटा सा थायराइड ग्लैंड हो तो दैट इज योर एक्सेसरी थायराइड ग्लैंड, एंड इट कैन बी सीन द थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट or the accessory gland, if very superficial, can be seen in the neck. And the way to diagnose that this is of thyroid origin is
what will you ask the patient to do? Swallow. You'll ask the patient to swallow water or swallow their saliva ताकि it moves up and confirms. Goiters are any pathological increase in size. ठीक है, pathologically अगर increase in size हो जाए thyroid gland, so that is your goiter. A goiter can be cancerous, can be benign, can be due to hypothyroidism, can be due to hyperthyroidism. So all these clinical, जितने भी KLM में detail लिखी है, that is sufficient for you when you're going to study that much about the goiter. ठीक है? Recurrent laryngeal nerve और external laryngeal nerve के damages, very important to know कि अगर external laryngeal nerve damage हो गई तो air aspire कैसे होगी या asphyxia हो जाएगा, क्या problem होगी अगर external laryngeal ऊपर superior thyroid में destroy हो गई है. और अगर आप recurrent laryngeal nerve पे नीचे हैं तो you will see के unilateral recurrent laryngeal nerve, basically it is not diagnosed, but जो है singers, because they use these nerves very much more than we do, so they can destroy a singer's career. ठीक है, that's why I just put it over here कि recurrent laryngeal nerve और external laryngeal nerve के क्या clinical signs and symptoms आते हैं and what can it do. I want to do the relations with you guys. Just a second. I want you to read these relations. Excellent. Yeah, so the relations, I want you to know that the lobes are conical and shaped. All right, the lobes are conical and shaped. They have an apex, they have a base, they have three surfaces, lateral, medial, posterior, lateral. ठीक है? And two borders, anterior and posterior. अब जो ये surfaces है ना, इसको इस तरह देखना है कि आपके पास ये lobes हैं, ये conical shaped lobes हैं, ठीक है? उसके अंदर ये आपका apex है, यहाँ पे base है, बीच में isthmus है, इसकी ये lateral surface है, फिर उसके अंदर से मीडियल सरफेस है और बॉर्डर्स, ये सारा इंटीरियर बॉर्डर होता है और इसी के पीछे सारा पोस्टीरियर बॉर्डर होता है. So I'll try to share a video जिसके अंदर ये हो, but there is not many videos or text on this because this is not too important. The important bit to know is इसके क्या relations है. तो lateral surface पे आपको पता होना चाहिए, laterally and anteriorly I told you कि ये infrahyoid muscles होते हैं, ठीक है? Then you come on to medial surface. और मीडियल सरफेस पे आपको पता होना चाहिए, जो मैंने बताया था कि पोस्टीरियरली या मीडियली आपके पास ट्रेकिया, एसोफेगस है और ट्रेकिया और एसोफेगस के ही वहाँ पे फेरिंक्स के ही मसल्स पड़े हुए हैं, इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर और लेरिंक्स का क्रिकोथायरॉइड. ठीक है, दो मसल्स पड़े हुए और दो नर्व्स पड़ी हुई. आपकी जो दोनों नर्व्स थी ना, एक्सटर्नल लेरेंजियल और रिकरेंट लेरेंजियल, ये पोस्टीरियर साइड से एंटर हो रही थी, पोस्टीरियर साइड से रिलेशनशिप में आ रही थी. ठीक है, नियर द सुपीरियर एंड इंफीरियर लोब्स. तो मीडियल साइड पे आपके पास दो ट्यूब्स हैं, दो मसल्स हैं, दो नर्व्स हैं, which is medial surface is basically the one behind the gland. Posterolateral surface मैंने उस पिक्चर में दिखाई थी कि उसके अंदर कैरोटिड शीथ है. एंटीरियर बॉर्डर पे आपके एंटीरियर ब्रांच सुपीरियर थायराइड आर्टरी आ जाती है एंटीरियरली, और पोस्टीरियर बॉर्डर पे कोई बोलने की कोशिश करे, पोस्टीरियर बॉर्डर पे इंफीरियर थायराइड आर्टरी होती है और उसका एनास्टोमोसिस होता है. ये बहुत जरूरी है याद रखना कि पोस्टीरियर साइड ऑफ द थायराइड पे दोनों सुपीरियर इंफीरियर थायराइड आर्टरीज का एनास्टोमोसिस हो रहा होता है, यानी सबक्लेवियन आर्टरी का और सबक्लेवियन आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड, सबक्लेवियन आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड मिलकर एनास्टोमोसिस कर रहे होते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द थायराइड पे. यानी पोस्टीरियर साइड, जो पीछे वाला साइड है ना, इस पे ये सुपीरियर थायराइड की ब्रांच जाती है और यहाँ से इंफीरियर थायराइड जाती है और पीछे दोनों मिल रहे होते हैं. और पोस्टीरियर साइड पे क्या होता है, वहाँ पैराथायरॉइड ग्लैंड्स पड़े हुए होते हैं और ऑन इट्स लेफ्ट साइड वहाँ थोरैसिक डक्ट भी होती है. तो यू शुड रिमेम्बर कि पोस्टीरियर बॉर्डर के ऊपर इंफीरियर थायराइड आर्टरी है, एनास्टोमोसिस है सुपीरियर इंफीरियर थायराइड आर्टरीज का, और पैराथायरॉइड ग्लैंड्स है. I don't think that's difficult to remember because you already know कि पैराथायरॉइड ग्लैंड्स पीछे ही पड़े हुए हैं. और एंटीरियर बॉर्डर पे क्या है, एंटीरियर ब्रांच है, वो है सुपीरियर थायराइड आर्टरी की एंटीरियर ब्रांच है. सुपीरियर थायराइड आर्टरी की दो ब्रांचेस होती है, एक एंटीरियर होती है, एक पोस्टीरियर होती है. पोस्टीरियर पीछे जाके एनास्टोमोसिस करती है, ठीक है, और जो एंटीरियर है वो यहाँ पे इसी तरह प्लेन पड़ी हुई है. ठीक है,
This is in the simplest form that I can put it. Relations of isthmus. अब isthmus के आगे क्या पड़ा हुआ है, isthmus के पीछे क्या पड़ा हुआ है? isthmus के आगे जो है आपके वो sternocleidomastoid, sternothyroid पड़े हुए हैं, anterior jugular भी पड़ी होती है, fascia skin पड़ा हुआ है, और इसके पीछे क्या पड़ा हुआ है? इसके पीछे 2nd to 4th tracheal rings आती थी, उसके आगे isthmus बनता है, ठीक है? और उसके अपर बॉर्डर पे क्या है? उसके अपर बॉर्डर और पोस्टीरियर साइड ऑफ द थायराइड के लोब पे और अपर बॉर्डर ऑफ द isthmus पे अपर बॉर्डर पे राइट और लेफ्ट की होती है। अपर बॉर्डर पे राइट और लेफ्ट की एनास्टोमोसिस होती है, और पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लोब पे किसकी एनास्टोमोसिस होती है? inferior and सुपीरियर एंड इंफीरियर की। और इसके अपर बॉर्डर पे राइट और लेफ्ट की एनास्टोमोसिस होती है, और लोअर बॉर्डर पे क्या होता है? इंफीरियर थायराइड वेन्स यहाँ से एंटर करती हैं। और कभी कभार कौन सी आर्टरी एंटर करती है isthmus के लोअर बॉर्डर पे? Thyroidema artery. Thyroidema, because that is so less in number कि हमने यहाँ पे नहीं mention किया। So this is all for the thyroid gland. When you study it, relation से परेशान नहीं होना है, at least खोल खोल के तस्वीरें देखनी है ताकि समझ आए, खुद ही पिक्टोरियल मेमोरी बन जाए और रट्टे ना लगाना पड़े, ताकि तुमसे कोई एकदम से पूछे isthmus के पीछे क्या होता है, oh you know उसके पीछे tracheal rings होती है, इसमें कोई रट्टा लगाने की बात नहीं है। उसके आगे क्या पड़ा होता है? यू नो कि उसके ऊपर एक एनास्टोमोसिस हो रही है और नीचे से वेन आती थी, कभी कभार थायराइडेमा आर्टरी आ जाती थी। जब आप लोब्स के ऊपर आते हैं, जो पिक्चर जिस तरह दिखाई थी उसको खुद ही इमेजिन करो कि उसके आगे आपको सारे मसल्स नजर आ रहे थे, पीछे मीडियली जो है आपको दोनों ट्रेकिया और वो नजर आ रही थी, इसोफेगस नजर आ रही थी। जो चीज अब थोड़ा सा याद करनी पड़ेगी वो ये याद रखनी कि नर्व जो थी रिकरेंट लेरेंजियल, एक्सटर्नल लेरेंजियल, वो भी नीचे पीछे से ही आ रही थी। और तीसरी चीज ये थी कि क्योंकि अगर ट्रेकिया और इसोफेगस पीछे हैं तो उनके मसल्स भी होंगे, तो दो वो मसल्स थे, इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर और कौन सा मसल था? क्रिकोथायरॉइड, ठीक है। द इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर और क्रिकोथायरॉइड, दीज वर द टू मसल्स जो के पीछे होंगे। सो that's what you have to do. You just have to make a pictorial memory of this thing. कि किस तरह एक दफा पिक्चर में देखोगे, अब यहाँ पे देखोगे तो पता होना चाहिए isthmus के सुपीरियर बॉर्डर पे आके दोनों आर्टरीज जो हैं वो एनास्टोमोस कर लेती हैं, और इंफीरियर थायराइड आर्टरी जो है वो इतना ज्यादा इंटीरियर बॉर्डर पे नहीं है, वो पीछे चली जाती है, और पीछे जाती है और सुपीरियर थायराइड की पोस्टीरियर ब्रांच के साथ वहां पे एनास्टोमोस करती है। इस तरह क्या होता है कि सबक्लेवियन की और एक्सटर्नल कैरोटिड की एनास्टोमोसिस हो जाती है पीछे। जैसे एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड की एनास्टोमोसिस हम पढ़ते थे फेस के ऊपर, कहाँ पे होती थी? Angle of द आई पे, बिल्कुल एंगुलर आर्टरी के साथ, ठीक है। सो दिस इज ऑल, इट वाजंट सो डिफिकल्ट। क्लिनिकल्स इसके इतने डिफिकल्ट नहीं है जितनी आपके लेवल पे दिए गए हैं। यू कैन रीड देम फ्रॉम KLM। The blood supply is important, the relations are important, the limit is important कि कितना है, और clinicals छोटा सा topic है, तो try to read it today, try to read the clinicals today, and assignment मैं तुम लोगों को यही दूंगी, write any 3 clinicals KLM, ठीक है। This is your assignment, and the second assignment will be that I will share videos of norma frontalis, occipitalis and bizalis, ठीक है। ये तीनों नॉर्मास आज वीडियोस देख के correlate with atlas, वीडियोस देख के और एटलस देख के खत्म कर देने हैं, ठीक है। फ्रंटालिस, ऑक्सिपिटालिस, बिजालिस और वर्टिकलिस भी कर लो, उसमें है ही क्या, ये सारा आज ही खत्म कर देना है। दिस इज एक्स्ट्रा फ्रॉम व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी योरसेल्फ। इसके अलावा भी तुम लोगों ने खुद भी पढ़ने हैं टॉपिक्स फर्स्ट सब स्टेज के। दिस इज एक्स्ट्रा दैट आई एम गोइंग टू जस्ट सप्लीमेंट, एंड यू कैन वॉच दोस वीडियोस एंड रिमेंबर बेटर। वी स्टिल हैव लाइक 10-15 minutes left. So I'm going to start another topic जो कि इसी की continuation ही है in a way. The next topic, अब जो second substage है ना, that is mostly about your neck region, ठीक है।
तो नेक में क्या ब्लड वेसल्स हैं, नेक में कौन सा ग्लैंड है, नेक में कौन से मसल्स हैं, नेक में कौन सा फेशिया है, नेक में कौन से वर्टिब्री है, कौन सी बोन है, स्पाइनल कॉर्ड उसमें से कैसे गुजरी है, उसका ब्लड सप्लाई क्या है। These all things are part of your second substage, ठीक है। तो अभी हमने सेकेंड सबस्टेज हमने इनिशिएट की है थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड से। अब नेक्स्ट थिंग जो मैं तुम लोगों को रब कराऊंगी दैट विल बी द ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल्स ऑफ द नेक, कि नेक के अंदर कौन सी मेजर ब्लड वेसल्स है। ये मैं इंट्रोडक्शन इस वाले लेक्चर में दे रही हूँ, अगले लेक्चर में इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी और उसे सिर्फ रैप अप करूंगी जल्दी से। ब्लड वेसल्स ऑफ नेक में तुम लोगों ने जब कोई ब्लड वेसल पढ़नी होती है तो उसका क्या पढ़ते हैं हम? अगर कोई आर्ट कोर्स पढ़ते हैं, कोर्स पढ़ते हैं, ब्रांचेस पढ़ते हैं, ओरिजिन पढ़ते हैं, कौन सी आर्टरी से निकली थी, कहाँ से निकली थी, ठीक है। बस यही होता है ब्लड वेसल्स में, इतना होता है। और जो आपकी वीनस ड्रेनेज होती है उसमें आप पढ़ते हैं ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? जो ड्रेन आके करती है। जो उसमें आके कहाँ से ड्रेन हो रही है। तो बेसिकली ट्रिब्यूटरीज आर ऑल योर लेक्स एंड ऑल योर स्ट्रीम्स जो आके रिवर में ड्रेन करती है, जो कि एक वेन होती है। और वेन के आगे कहाँ फ्लो करता है उसको क्या कहते हैं? इवेंचुअली वेयर इट ड्रेन्स इज वेयर द हार्ट गोज, दैट्स वेयर द वेन्स ड्रेन। और आपने इसको particularly trained क्या कहते हैं ट्रेस डाउन करना होता है to either the internal jugular or the external jugular and then the brachiocephalic and then eventually to the heart, कि वो किस तरह ड्रेन करके ओशन तक पहुंच रही है, ठीक है। So when I talk about all these arteries, again when you open BD, अब ये जो सारे नाम लिखे हैं इनके सुपर डिफिकल्ट कोर्सेज मिलेंगे। तो कोर्सेज को तुम लोगों ने पढ़ के, वीडियो देख के या पिक्चर्स देख के अपनी मेमोरी बना के आसान करना है। एंड यू हैव टू मेक इट लाइक फ्लो चार्ट्स, ठीक है। यू आर नॉट गोना राइट पैराग्राफ्स जिस तरह बीडी में लिखा हुआ है। आई डोंट वांट पैराग्राफ्स लाइक दैट बिकॉज नोबडी हैज द टाइम टू रीड दोज थिंग्स। जब आप 500-600 स्टूडेंट्स के पेपर्स मार्क कर रहे होते हैं, जिसकी गंदी हैंड राइटिंग होती है, जिसने कहानी लिखी हुई होती है, मैं प्रॉफ की बात कर रही हूँ, जो कि प्रॉफ तुम लोगों का होगा तो ईजी ना हो। अगर अभी तुम लोगों को कॉपी पेस्ट करके मुझे आंसर्स भेज देते हो, स्टूपिड बना लेते हो, तो उस वक्त किसे स्टूपिड बनाओगे? तो अगर वहाँ पे when you're writing it down and if you don't use headings and if you don't use flow charts and if you don't use good handwriting and clearly write stuff, you will lose mark. For you, तुम लोगों के पास information सारी होगी but you will lose mark. So if you have the information, you should be smart enough of knowing how to utilize it. So जब इनकी तुम लोग, I want you to know कि जब तुम लोग बुक खोलोगे तो घबराना नहीं है because it is going to be crazy there. Okay, the courses are very difficult. Even if I open it, I'm like hyperventilating कि क्यों इतना ज़्यादा लिखा हुआ है. So you should know मोटा मोटा कहाँ से गुजरी है, कौन से स्ट्रक्चर के सामने से गुजरी है। अगर ये यहाँ से शुरू हुई है आर्च ऑफ एओर्टा से, कॉमन कैरोटिड लेफ्ट साइड की शुरू हुई है, तो उसके पीछे स्टर्नम पड़ा हुआ है, फिर वो क्लैविकल को क्रॉस करती है, एंटीरियरली डिसेंड करती है नेक में, अपर बॉर्डर ऑफ द थायराइड कार्टिलेज पे आके खत्म हो जाती है। ये आपका सिर्फ कॉमन कैरोटिड का इतना सा कोर्स है, ठीक है। So you have to make stuff easy for yourself. If someone asks you the course of the external carotid, you'll talk about external carotid.
बस एक दिन की करती है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम. All right, I got disconnected for a bit. So what was I telling you guys? Remind me. मैम आप आर्टरीज बता रही थी कैसे करना है कोर्स वगैरह. Yes. All right. So I was telling you arteries और उनका course कैसे करना है. So this was just an introduction to the next lecture. आज के question अगर lecture का कोई question हुआ तो भी मैं 1 minute में ले लूँगी, ठीक है? So I was telling you that. Wait, let me open the slide also. Even if the slide is not there. So जब आपने पढ़ना है उसे arteries का course करना है तो you're gonna make a flow chart. You're not going to write paragraphs and you're not going to ratify जिस तरह BD में लिखा है. You're going to open अपनी netters की atlas. You're going to see कि जो BD में लिखा हुआ है उसके साथ किस तरह that correlates, ठीक है? And then you're going to जिस तरह मैंने parasympathetic flow के charts बनवाती हूँ मैं और sympathetic flow के charts बनाती हूँ, इसी तरह I really want you to draw इनके charts. अब जिस तरह जब हमारी ये वाली सब स्टेज खत्म हो जाती है तो जब मैं ये वाला टॉपिक कराती हूँ तो मैं यही आप लोगों को असाइनमेंट दूंगी, 2 3 आर्टरीज करके जो मेजर होती हैं, जो कि पूछी जाती हैं ज़्यादा. That you make their flow charts and keep those flow charts in front of you and keep the picture of Nutter's atlas in your head. तो इसलिए ये arteries of the neck भी बहुत आसान है. इसी तरह thyroid भी बहुत आसान है. You saw how fast we did it, and it is आसान because most of these things are based on your pictorial memory. अगर आप इसकी तस्वीर देख लें arteries की कि इस तरह लेफ्ट साइड से निकल रही थी, राइट से निकल रही थी, कौन सी साइड से आपका जो वो था थायराइड जो था, जो थायराइड के साथ नर्व कोरिलेट कर रही थी, क्या प्रॉब्लम आ रही थी क्लिनिकल में. सो इट्स ऑल जस्ट पिक्टोरियल फॉर दीज 2 टॉपिक्स एंड द इजियर टॉपिक्स. और ये मैं अगले लेक्चर में खत्म करा दूंगी इंशाल्लाह. तो अभी आज के लेक्चर में किसी को कोई मसला है तो मुझे बता दो. आज का जो हमने लेक्चर किया है, if we have any issues in it, let me know guys. Get yourselves unmuted if you can't hear me. If I can't hear you. Anybody has any issues with the thyroid gland or any issues with substage 1? We can go, we have like 10 minutes I think still. We can still go back and like revise कोई first substage का topic if you guys want. मैम ये थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स और उनका फंक्शन भी करना, उसको बहुत बेसिकली पता होना चाहिए, ठीक है? पैराथायरॉइड का कैल्शियम से क्या रिलेशनशिप है और थायराइड के कौन से हार्मोन्स हैं, वेरी बेसिकली, बिकॉज आपको ये सुपर डिटेल में फिजियोलॉजी वाले कराएंगे. अच्छा, मैंडिबुलर डिवीजन करा दूं एक बार 10 मिनट्स में? यस मैम. मैंडिबुलर डिवीजन सबसे मुश्किल लगी थी तुम लोगों को. वेट, लेट मी डू दैट.
Let me open it. New share. Mandibular nerve. ठीक है, अब mandibular nerve was the third branch. ठीक है, सारी इन जगहों को सप्लाई करती थी. एंड मैंडिबुलर नर्व के कहाँ से निकलती थी, कौन से फोरामेन से निकलती थी? ओवेल ओवेल से निकलती थी. ठीक है, ओवेल से निकलती थी और वो उसके बाद जो है जैसे ही निकलती थी तो मेन ट्रंक बन जाता था. कि मेन ट्रंक का क्या मतलब था, क्या होता था कि वो मेन ट्रंक बन जाता था? सेंसरी और मोटर मिक्स मिलते थे. सेंसरी और मोटर ज्वाइन हो जाती थी. ठीक है, सो जैसे ही ओवेल से निकलती थी तो सेंसरी और मोटर नर्व्स ज्वाइन हो जाती थी और मेन ट्रंक बनता था. और जैसे ही मेन ट्रंक बनता था तो पहली ब्रांच कौन सी निकलती थी उसकी? नर्वस स्पाइनोसस. नर्वस स्पाइनोसिस. द फर्स्ट ब्रांच वुड बी द नर्वस स्पाइनोसिस और वो यूं करके ऊपर जाती थी कौन से फोरामेन से? फोरामेन Foramen spinosum. That's why it's called the nervous spinosums. क्योंकि maxillary nerve तो अपनी जो थी ना meningeal branch वो cranial cavity में ही देती, मगर ये जो थी mandibular वो निकलती थी, वो फिर वहां पे branch देती थी, वो branch दोबारा cranial cavity में enter होती थी through the foramen spinosum. Then you had the second branch which was called the nerve to medial pterygoid. Branches सिर्फ दो. You have the nervous spinosus and you have the nerve to medial pterygoid. Nerve to medial pterygoid 3 muscles को जानती है. वो कौन से 3 muscles है? मीडियल टेरिगोइड, टेंसर टिम्पनी और टेंसर पैलेटाइनस. ठीक है, medial pterygoid, tensor पैलेटाइना एंड टेंसर टिम्पनी. अब ये दोनों जो हैं ये ईयर के मसल्स और पैलेट का मसल है. और ये कौन सा मसल होता है medial pterygoid? Mastication, muscle of mastication. तो ये आपकी मेन ट्रंक हो गई. ठीक है, दिस इज योर मेन ट्रंक. जैसे ही मेन ट्रंक निकलती है, ट्रंक के अंदर से पहली मेनिंजियल ब्रांच निकलती है, दूसरी नर्व टू मीडियल टेरिगोइड निकलती है जो कि नर्व टू मीडियल टेरिगोइड है. अगर टेंसर विला पैलेटिना है और टेंसर टिम्पना. टेंसर टिम्पना नहीं था, क्या था? टेंसर टिम्पना ही था. टेंसर टिम्पना ही था. फिर आगे ट्रंक कंटिन्यू होती है और एक एंटीरियर डिवीजन बना देती है. ये एंटीरियर डिवीजन है. तो जो 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 जिन लोगों ने जिस मेरे फॉर्मेट से नहीं लिख रहे थे, दिस इज व्हाट आई वांटेड, दिस इज द फॉर्मेट आई वांटेड. ये लेबल्ड नहीं है. ठीक है, अब ये आपकी एंटीरियर डिवीजन है और ये आपकी पोस्टीरियर डिवीजन है. एंटीरियर डिवीजन 3 मोटर ब्रांचेस देती है. किन को देती है? मैस्टिकेशन, टेम्पोरल को और लैटरल टेरिगोइड को. तो ये 3 आपके हो गए मोटर ब्रांचेस. और फिर एक फाइनली ब्रांच देती है सेंसरी, जो कि होती है लॉन्ग बकल नर्व. लॉन्ग बकल नर्व. ठीक है, तो एक सेंसरी, 3 मोटर. कोई मस्कुलर ब्रांच नहीं है इसकी जिस तरह तुम लोग लिख रहे थे. मसल्स जिन जिनको अलबत्ता सप्लाई करती है वो मीडियल टेरिगोइड, टेंसर विला पैलेटिना, टेंसर टिम्पनी और मैसेटर, टेम्पोरालिस, लैटरल टेरिगोइड. फिर नीचे आके माइलोहायोइड और डाइगैस्ट्रिक, एंटीबेली डाइगैस्ट्रिक. ये सारे मसल्स हैं जिन्हें सप्लाई करते हैं. मस्कुलर ब्रांच कोई नहीं है. ये इंटीरियर डिवीजन हो गई. ठीक है, फिर आप ड्रॉ करते हैं पोस्टीरियर डिवीजन. अब देखो ना, ट्रंक से ऊपर ही चीज, एक चीज ऊपर ही चली गई, एक आगे थी. इंटीरियर डिवीजन आगे की तरफ जा रही, पोस्टीरियर डिवीजन थोड़ी पीछे की तरफ जा रही. 2 ब्रांचेस पीछे दे रही है, 2 यूं करके दे रही है और नीचे आ रही है मजीद. तो जो पोस्टीरियर डिवीजन है उसकी एक ब्रांच यूं करके लूप अराउंड करती है अराउंड द मिडिल मेनिंजियल आर्टरी. वो कौन सी ब्रांच होती है? ऑरिकुलर टेम्पोरल. ऑरिकुलो टेम्पोरल. और ये कौन से फाइबर्स कैरी करती है? सेंसरी तो करती है और पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स कैरी करती है. कौन से गैंग्लियन से? ऑर्टिक से. और कौन से एरिया में लेके जाती है, कौन से? तो ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व यूं करके अराइज होती है, 2 रूटलेट से अराइज होती है, इसके बीच में मिडिल मेनिंजियल जारी होती है. ये यूं करके अराइज होती है और ये ऊपर जाती है. ठीक है, अब इमेजिन करो कि ये तुम लोगों का फेस है. यहाँ पे ऑब्वियसली फेस इस तरफ होगा, इस तरफ तो नहीं होगा अगर मसल्स इस तरफ पड़े हुए हैं. ठीक है ना,
ये फेस है, यहाँ पे फेस है, ये मुंह की टंग है, और ये पीछे क्या होगी ऊपर? क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी। ऊपर क्रेनियल कैविटी है तो ये ऊपर से निकल रही है और ऊपर ही वापस जा रही है, क्रेनियल कैविटी। और ये फेस है। अब ये जब ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व निकलती है ना गाइस, तो ये यहाँ पे टेम्पोरल रीजन में आती है। ऑरिकुलो टेम्पोरल का मतलब ही ये है कि ये कान और टेम्पोरल रीजन में होती है, और यहाँ डीप टू पेरोटिड गुजरती है, और मैंडिबल का यहाँ पे हेड होता है, उसके पीछे से गुजरती है, डीप टू पेरोटिड गुजरती है, और जाके इन सारे स्ट्रक्चर्स को सेंसरी सप्लाई देती है। और पेरोटिड में से गुजरती गुजरती पेरोटिड को वो सप्लाई कौन सा दे देती है? पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पथेटिक भी दे देती है, ठीक है ना। और वो एंटीरियर ईयर को बिल्कुल, और क्योंकि मैंडिबल के पास से गुजरी होती है, मैंडिबल के हेड के पास से जो टीएमजे बनाता है, टीएमजे को दे देती है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट को। तो इन सारी, अब ये पोस्टीरियर डिवीजन की ब्रांच थी ऑरिकुलो टेम्पोरल, यहाँ से पोस्टीरियर डिवीजन शुरू हो गई है यहाँ से। फिर दूसरी इसकी ब्रांच थी ये वाली जो टंग को जा रही है, कौन सी है? लिंगुअल। लिंगुअल नर्व। लिंगुअल नर्व एंटीरियर 2/3 के लिए सेंसरी भी। इससे कौन सा गैंग्लियन यहाँ से लटका हुआ होता है? सबमैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर गैंग्लियन। और इसको कौन कम्युनिकेट करता है? फेशियल नर्व की कौन सी ब्रांच? टिम्पेनाई। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है इन दोनों ब्रांचेस में। अब कोई मसला है? नो मैम। एंड देन द थर्ड ब्रांच, द थर्ड एंड द मेजर ब्रांच, ये जो यूं करके मैंडिबल के अंदर घुस जाती है, वो कौन सी ब्रांच है? इंफीरियर एल्वियोलर। और जब वो मैंडिबल के अंदर घुस रही होती है, मैं इतनी लेमैन घुसने वाली टर्म और मैंडिबल के अंदर घुसने वाली टर्म इसलिए यूज करनी हूँ क्योंकि अभी न्यू स्टूडेंट्स को नहीं पता कि यहाँ मैंडिबुलर फोरामेन होता है, यहाँ मेंटल फोरामेन होता है, ये सारा मैंडिबुलर कैनाल है। सो जब हम मैंडिबल पढ़ेंगे नेक्स्ट अप स्टेज में तो बिल्कुल समझ आ जाएगी कि यहाँ पे एक मैंडिबुलर फोरामेन है जिसके थ्रू वो मैंडिबल की बोन के अंदर घुस गई है, उसके अंदर एक कैनाल है, ये मैंडिबुलर कैनाल है। जैसे ही वो उस मैंडिबल में अंदर एंटर हो रही है उससे पहले ब्रांच देती है, वो कौन सी है? माइलोहाइड। नर्व टू माइलोहाइड। नर्व टू माइलोहाइड मोटर नर्व है और किन को सप्लाई कर रही है? माइलोहाइड और एंटीरियर बैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक। एंटीरियर बैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक और माइलोहायोइड को, ठीक है ना। तो ये भी सेंसरी थी, ऑरिकुलोटेम्पोरल सेंसरी थी, lingual sensory थी, and then when you came over here, this one was 4 or 5 years old, and there was this guy जो हमारे घर में हमारा फैमिली फ्रेंड था, और वो apparently हम दोनों एक दूसरे के। So over here, ये जो भी बात कर रहा है पीछे या जो भी है हिरा के उसमें से आवाज आ रही है तो प्लीज ना बात करो। So you come over here and this is the nerve to mylohyoid, goes to the mylohyoid muscle and it goes to the anterior belly of digastric. This is the only motor branch. इसमें only sensory branch थी, इसमें only motor branch है। हिरा तुम्हारे फोन से तुम्हारे तरफ से क्यों इतनी आवाज आ रही है? Alrighty, then you come over here, the inferior alveolar. The inferior alveolar goes, बस मेरा time up हो गया, I'm just going. Inferior alveolar अंदर जा रही होती है तो ये यहाँ पे सारे lower teeth को branches देती हुई जाती है, उनके roots को। Inferior alveolar सारे दांतों को lower को branches देती है, और eventually इसकी आखिरी 2 terminal branches क्या होती हैं? Incisive और mental। Incisive और mental। Mental जो है वो chin को supply देती है sensory, और इंसाइसिव जो है वो लोअर एंटीरियर टीथ को देती है, ठीक है। अब कोई मसला है इस नर्व में? इस नर्व में कोई मसला है अब गाइस? समझ आ गई है? इस तरह आपने इसकी ब्रांचेस लिखनी है। और मैक्सिलरी भी जो लोग लिख रहे थे पता नहीं क्या पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर को इंफ्राऑर्बिटल नर्व से निकाल रहे थे, वो नहीं कर सकते। इंफ्राऑर्बिटल नर्व बनने से पहले ही पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर निकल आती है, ठीक है। फिर इंफ्राऑर्बिटल नर्व बनती है और इंफ्राऑर्बिटल नर्व के अंदर से मिडिल सुपीरियर एंटीरियर सुपीरियर निकलती है। दैट्स अ डिफरेंस, ठीक है, ये बात याद रखनी है। और गैंग्लियोनिक ब्रांचेस शो करनी है, और जाइगोमेटिको टेम्पोरल भी इंफ्राऑर्बिटल से पहले बन जाती है। और गैंग्लियोनिक की वो जो पोंग मैंने बताई थी, किसी रीजन से बताई थी, वो सारी ब्रांचेस हैं वो आपको सही से। और मैक्सिलरी की क्रेनियल कैविटी
में बताना है कौन सी ब्रांच है टेरिगोपैलेटाइन फॉसा में, कौन सी ब्रांच है इंफ्राऑर्बिटल कैनाल में, कौन सी ब्रांच है और फेस पे कौन सी ब्रांचेस हैं। इस तरह मैक्सिलरी की ब्रांचेस को डिवाइड करते हैं। सो लुक इट अप, अपनी ये असाइनमेंट्स चेक करो एक दूसरे की और ये बातें करेक्ट करो, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू लॉग ऑफ नाउ। मैंने अब जो वीडियोस हैं, आई विल शेयर द वीडियोस विद यू ऑन द ग्रुप, ठीक है। देन यू गाइस कैन लुक अप आज के नॉर्मास, और जो पढ़ना है पढ़ना शुरू कर दो जल्दी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।